दोस्तों स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा पर। और मैं हूं सुशील जादौन, आपके लिए लेकर आया हूं मैं करंट अफेयर के वह 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और 10 प्रश्नों के माध्यम से मैं धीरे धीरे आपके करंट को बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी 10 प्रश्न को देखने में आपको मात्र 10 ही मिनट लगा करेंगी, लेकिन 10 मिनट आप कभी भी चलते फिरते घूमते आते जाते कहीं भी बैठकर इन 10 प्रश्नों को देख लीजिएगा। उसके माध्यम से आपका करंट अफेयर बहुत जबरदस्त हो जाएगा। और आपसे मैं एक ही यहाँ पर आग्रह करूंगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को शेयर करने की भी कोशिश करें। यह चैनल आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के देते चलेगा और यह तब तक 10 क्वेश्चन दे रहा है जब तक आपके सारे के सारे एग्जाम होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण फोकस हम लेकर चल रहे हैं वह यहाँ पर एनटीपीसी का लेकर चल रहे हैं, ग्रुप डी का लेकर चल रहे हैं, दिल्ली पुलिस के लिए कारगर सिद्ध होंगे। उसके अलावा यूपीएसआई और जेल वार्डन को तो मैं बहुत ज़्यादा दिमाग में लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं जेल वार्डन के लिए डेट आ चुकी है, दिल्ली पुलिस के लिए डेट आ चुकी है। तो उन सभी परीक्षाओं में यह बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होने वाला होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका ज़्यादा समय यहाँ पर ना मैं जाया करते हुए आज के पहले प्रश्न पर आता हूँ। बेहद ही जानदार सा प्रश्न है। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य सरकार ने यहाँ पर कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। यानी कि एक राज्य है कोई भी जिसने नीदरलैंड के साथ समझौता करने का काम किया है। और वह समझौता किस लिए किया गया है? कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता करने की बात की गई है। आपको बताना होगा कि वह राज्य कौन सा है जिसने नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। राइट आंसर जो रहने वाला है आंध्र प्रदेश रहेगा। और आंध्र प्रदेश ने किसके साथ समझौता किया है? नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। प्रश्न बिल्कुल भी मत भूल जाइएगा, आंध्र प्रदेश ने समझौता नीदरलैंड के साथ किया है, बस इतना याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षा में हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। किस तरह से कि किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, यानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर यहाँ पर श्री सिद्ध रुदा नामक स्टेशन नाम इसका नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? श्री सिद्ध रुदा स्वामी रेलवे स्टेशन इसका नाम रखा गया है। आपसे पूछना उतना चाह रहा है कि उस स्टेशन का पहले क्या नाम था। कर्नाटक के अंदर यह स्टेशन पड़ता है और इसका नाम जो रहने वाला है स्टेशन का, आप सभी जानते हैं, इस स्टेशन का नाम रहने वाला है हुबली। यानी हुबली जो है वह स्टेशन अब किस नाम से जाना जाएगा? सिद्ध रुदा स्वामी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। आपको पता चल रहा होगा कि प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी प्रश्न है, हर हाल में आपको याद रखना ही होगा। यह ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगले प्रश्न में क्या आपसे पूछना चाह रहा है जरा एक बार देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं और देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, जरा एक बार बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि आपको सिर्फ इतना बताना है कि यहाँ पर जो कौन सी कंपनी है जिसने 200 मिलियन डॉलर के साथ डॉलर मार्केट के यहाँ पर कैपिटलाइजेशन वाली एक भारतीय कंपनी बनी है। यानी आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा है कि 200 मिलियन डॉलर वाली कौन सी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली एक भारतीय कंपनी यहाँ पर बनी है। आपसे सिर्फ इस बात को जब पूछेगा तो आप जानते हैं कौन सी कंपनी हो सकती है। ऐसी तो रिलायंस ही कंपनी हो सकती है जो 200 मिलियन डॉलर के साथ अपने आप को यहां पर सिद्ध कर सकती है। राइट आंसर क्या रहने वाला है? रिलायंस कंपनी यहां पर राइट आंसर रहने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और जानते हैं अगले प्रश्न में क्या जानना चाहता है। पूछ रहा है हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो 2020 की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार यहाँ पर कौन सा यहाँ शीर्ष पर रहने का काम कर रहा है। यानी ग्लोबल इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश यहाँ पर शीर्ष पर रहने का काम कर रहा है। आप जानते हैं जो शीर्ष देश है वहाँ पर हांगकांग रहने वाला है। यानी हांगकांग यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 2020 में शीर्ष पर रहने वाला देश है। क्या नाम है? हांगकांग। बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप, हांगकांग आपको याद रखना ही होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं प्यारे दोस्तों और अगले प्रश्न में क्या आपसे जानना चाहता है एक बार देखते हैं। चलिए, और बेहद खूबसूरत सा और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यहाँ पर अगला प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। प्रश्न आपको देखकर जरूर पता चल गया होगा कि हाँ प्रश्न वास्तव में बहुत ज्यादा शानदार है।
पूछ रहा है कि हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया में एक तूफान आया है। कहां पर? जापान और दक्षिण कोरिया में एक तूफान आया है और वह तूफान जो आया है उसका नाम क्या है, इस बात को पूछना चाह रहा है। आप ध्यान रखेंगे कि हेरन नाम का तूफान है जो हाल ही में आया है, इसने जापान और जापान के अलावा दक्षिण कोरिया में तबाही मचाने का काम किया है। यानी जापान और दक्षिण कोरिया में आने वाले तूफान का क्या नाम है? हेरॉन यहां पर नाम रहने वाला है। हेरॉन नाम अब मत भूल जाइएगा, यह एक तूफान का नाम है, क्योंकि प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि हेरॉन क्या है। आप हेरॉन को क्या बताएंगे? यहां पर एक तूफान है जो कहां आया है? दक्षिण कोरिया और जापान के अंदर तबाही मचाने वाला यह तूफान है। अगले प्रश्न पर आते हैं और जानिएगा अगले प्रश्न में क्या चाहता है। कह रहा है हाल ही में दुनिया का पहला यहाँ पर फ्लोटिंग एप्पल स्टोर बनाया गया है और वह किस देश ने शुरू किया है? कौन सा? यहाँ पर पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर बनाने का जो काम किया गया है वह यहाँ पर हम जानते हैं सिंगापुर के अंदर इसको बनाए जाने का काम किया जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा? सिंगापुर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला होगा। प्रश्न बेहद ही शानदार होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजों से विश्लेषण करने के बाद इन क्वेश्चनों को मैं लेकर आता हूं, इसलिए आप भी थोड़ा सा सपोर्ट सहयोग करते रहिएगा। और एक एक प्रश्न आपके लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कुछ ज्यादा मत देखिएगा, सिर्फ 10 क्वेश्चनों को भी अगर आप देख लेते हैं परीक्षा में जाने से पहले, यानी 10 क्वेश्चनों के लिए आप डेली टाइम निकाल लेते हैं तो आपको फिर ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। आपका करंट अफेयर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि परीक्षा में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेगा और वह मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। आगे आते हैं और अगले प्रश्नों पर थोड़ा सा विचार करते हैं। चलिए अगले प्रश्नों में आने के बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में ब्रेकिंग द कोकेन @14 नाम की जो पुस्तक है उसको यहां पर किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा बिल्कुल। यानी कि राधा नायर नामक व्यक्ति ने इस ब्रेकिंग द कोकेन @14 नामक पुस्तक को लिखने का काम किया है। किसने? राधा नायर ने। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और जानिएगा हाल ही में यहां पर जो सिटी ग्रुप है उसकी पहली महिला यहां पर सीईओ बनी है। खास बात इसलिए यह हो गई है कि सीईओ बनने का काम किया है और वैसे भी वह पहली कौन है? महिला है। और जब पहली महिला सीईओ बनी है किसकी? सिटी ग्रुप की। और सिटी ग्रुप की अगर पहली महिला बनी है तो महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। राइट आंसर रहने वाला है जैन फ्रेजर। जैन फ्रेजर नामक महिला यहां पर सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी है। बिल्कुल आप लगा पाएंगे आंसर, मुझे पूरा उम्मीद है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको यही वीडियो में याद ना हो रहा हो। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। पूछ रहा है कि शशांक मनोहर के इस्तीफा देने के बाद किस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया है? पहले तो इस बात को दिमाग में बिठाएंगे, शशांक मनोहर। शशांक मनोहर के इस्तीफा देने के बाद यहां पर आईसीसी का जो अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है, आपसे सिर्फ इसी को पूछ रहा है कि यहां पर शशांक मनोहर के इस्तीफा देने के बाद जो अंतरिम अध्यक्ष आईसीसी का बनाया गया है वह किसे बनाया गया है? आप क्या बताएंगे? इमरान ख्वाजा को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। किसका? आईसीसी का। लेकिन किसके इस्तीफा देने के बाद? शशांक मनोहर के इस्तीफा देने के बाद। राइट आंसर क्या होगा? इमरान ख्वाजा राइट आंसर रहने वाला होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और यह प्रश्न यानी कि आज की वीडियो का 10वां प्रश्न होगा और बेहद ही जानदार सा प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। ध्यान देंगे, विश्व की अगर मैं टॉप 10 एयरलाइंसों के स्टॉक्स लिस्ट की बात करूं तो भारत की कौन सी ऐसी एकमात्र कंपनी है जो इसमें शामिल हुई है? किसमें? विश्व की टॉप यहां पर 10 एयरलाइन स्टॉक लिस्ट में शामिल होने वाली भारत की कौन सी कंपनी है? आप जानते हैं सिर्फ एकमात्र कंपनी है जो इस सूची में शामिल हो पाई है। राइट आंसर है इंडिगो। ऐसा करने वाली भारत की एकमात्र एयरलाइंस कंपनी है। राइट आंसर क्या होगा? इंडिगो यहां पर राइट आंसर रहने वाला होगा। और अगले प्रश्न की तरफ आते हैं जो अगला प्रश्न आपको मैं हमेशा के लिए देकर जाता था, लेकिन आज के प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो आज के प्रश्न में मैंने आपसे यहां पर एक प्रश्न रखा है कि 11 सितंबर महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसका आप डिटेल में लिखने की कोशिश कीजिएगा, आप कितना लिख पाते हो डिटेल में। 11 सितंबर 2020 को यहां पर आचार्य विनोबा भावे की कौन सी जयंती मनाई गई है? यानी आचार्य विनोबा भावे की यहां पर 11 सितंबर को क्या मनाई गई है? जयंती मनाई गई है। आपसे पूछ रहा है क्या 120वीं जयंती थी, क्या 130वीं जयंती थी, क्या 125वीं जयंती थी, क्या 135वीं जयंती थी? आप इसके बारे में, आचार्य विनोबा भावे के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल में लिखने की कोशिश कीजिएगा और मैं जानूंगा कि किस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा डिटेल में लिखने की कोशिश की है। जैसा कि इससे पहली वीडियो में ध्रुव जादव ने बहुत अच्छे
से यहाँ पर विश्लेषण किया है अंतिम प्रश्न का, तो उसी तरह आप भी बताइएगा कि सबसे अच्छा विश्लेषण आचार्य विनोबा भावे पर कौन कर पाता है, और कमेंट बॉक्स में पूरी तरह से इस बात को एक बार मेरे सामने अवलोकन करने की चेष्टा करेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते रहेंगे आपको इसी तरह से हर वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक। अगली वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा एक बेहद सी शानदार